नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। चुनाव जीतने के लिए हर दल और उनके नेता चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है उस रणनीति को बनाने वाला वो व्यक्ति जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है, या कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटखनी देने का मादा रखते हैं। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को लाते रहते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति का। तो आज बात करेंगे ओडिशा के सियासी संग्राम की, और यहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए सेनापति की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेताओं की जो रखते हैं बड़ा जनाधार और जन समर्थन। तो ओडिशा उन राज्यों में से है जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। पिछले 25 साल से नवीन पटनायक ही मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो सबसे पहले बात राज्य में सत्ताधारी बीजू जनता दल के इसी सेनापति की। एक नजर नवीन पटनायक के सफर पर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में चरम पर है। ओडिशा की बात करें तो 2 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल को इस सियासी समर में भारतीय जनता पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ओडिशा की लोकसभा सीटों के लिए बीजेडी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 12 सीटें, जबकि बीजेपी ने कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री के प्रभाव और भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान के सामने बीजेडी के लिए 2024 के लोकसभा संग्राम की राह आसान नहीं है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है ओडिशा के सीएम और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक। एक नजर उनके सियासी सफर पर। नवीन पटनायक ने पिता बीजू पटनायक के निधन के बाद 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा के अस्का से उपचुनाव में 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 26 दिसंबर 1997 में नवीन पटनायक ने पिता के नाम पर बीजू जनता दल की स्थापना की। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी भाजपा के साथ गठबंधन में अधिकांश सीटें जीती, जिसके बाद नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2004 में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य विधानसभा चुनाव में विजयी हुआ और वे मुख्यमंत्री बने रहे। 2009 में बीजू जनता दल ने विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों में जीत हासिल की और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 के आम और ओडिशा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजू जनता दल ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 और विधानसभा की 147 सीटों में से 117 पर जीत हासिल की और एक बार फिर नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम बने रहे। 2019 में नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल ओडिशा की विधानसभा में 146 में से 112 सीटें और 21 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा था। हालांकि बीते लंबे समय से राज्य में विधानसभा से लेकर आम चुनाव में अपना दबदबा कायम रखने वाली बीजेडी का बीते लोकसभा में प्रदर्शन गिरा है। ऐसे में इस बार ओडिशा में प्रधानमंत्री की छवि और प्रभाव बीजेडी के विजय अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये बीजेडी के इकलौते सेनापति की हमने बात की। आगे चलकर कुछ और पार्टियां जो वहां पर हैं उनके सेनापतियों की बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
Seat, crafted for the curious. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा के चुनावी संग्राम के सेनापतियों की। तो बात अब करते हैं ओडिशा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सेनापतियों की। राज्य भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दो ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी के चुनावी रथ को पार ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो नजर डालते हैं बीजेपी के इन दोनों सेनापतियों के राजनीतिक सफर पर। ओडिशा का चुनावी संग्राम इस बार बेहद रोचक है। जहां बीजेडी अपना किला बचाने की जुगत में है, वहीं पीएम के विजन, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रचंड प्रचार अभियान के साथ भाजपा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। ओडिशा में भाजपा के लिए इस लोकसभा संग्राम के लिए सेनापति की भूमिका में है भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल। एक नजर उनकी राजनीतिक पारी पर। मनमोहन सामल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। सामल 1979 में भद्रक कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो ABVP के सदस्य बने, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2 बार राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मनमोहन ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में धामनगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। भाजपा बीजेपी गठबंधन के दौरान उन्होंने नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में राजस्व और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। मनमोहन सामल राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ओडिशा में भाजपा के विजय अभियान को धार देने में एक और दिग्गज नेता का बड़ा हाथ है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की राजनीति का बड़ा चेहरा है। एक नजर उनकी सियासी पारी पर। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। 1983 में ABVP के सचिव के रूप में चुना गया था। 2000 में पल्ललहारा निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के सदस्य बने। लोकसभा चुनाव जीतकर 2004 से 2009 तक देवगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 2011 में पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री के रूप में भी काम किया। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। साल 2024 लोकसभा संग्राम के लिए प्रधान संबलपुर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेडी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर में किसको जनता का ज्यादा विश्वास हासिल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इन दो पार्टियों के प्रमुख सेनापतियों के बारे में आपने रिपोर्ट देखी। एक सत्ता पक्ष के सेनापति और दूसरे प्रमुख विपक्षी पार्टी के दो सेनापति। तो इन दोनों सेनापतियों को जिन्होंने लंबे समय से करीब से देखा है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा चर्चा के लिए इन सेनापतियों के ऊपर और ओडिशा की जो चुनावी राजनीति है उसके ऊपर। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा सर कि नवीन पटनायक 25 साल से वहां पर सत्ता में हैं। कई बार ये चर्चा हुई भी कि हो सकता है कि इस बार वहां सरकार बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, उसके बाद फिर बिना भारतीय जनता पार्टी के भी वो अकेले ही काफी रहे।
क्या इस बार आप कुछ देख पा रहे हैं कि किसी तरह के बदलाव की कोई संभावना बन रही है? और क्या नवीन पटनायक के विकल्प के रूप में जब बात होती है सेनापति की, तो ओडिशा के लोग किसी को सेनापति के रूप में, अपने राज्य के सेनापति के रूप में देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल चीजें बदल रही हैं उड़ीसा में। इसका बड़ा कारण है कि काफी लंबे समय से नवीन पटनायक रहे और नवीन पटनायक लोकप्रियता मिलने के कारण ही इतना लंबा खींच पाए। अभी इस बार 6ठी बार ट्राई कर रहे हैं मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए। देखिए, आज भारत में सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक है। लंबा सफर, लंबा कार्यकाल। लेकिन क्या होता है, राजनीति में एक फिटिंग फैक्टर आ जाता है, जो फिटिंग फैक्टर आज आ चुका है उड़ीसा में। और दूसरी बात, नवीन पटनायक की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिसमें अपने पार्टी में कोई नंबर 2 नहीं, केवल उनके अलावा बाकी कोई बीजू जनता दल के बाकी लीडर्स को इन्होंने कभी ज्यादा सामने नहीं लाए। सही बात। बल्कि उन्होंने अपने जो IAS अधिकारी हैं VK पांडियन, जो वर्चुअली नंबर 2 बन गए और वो IAS 2000 बैच के कैडर ऑफिसर हैं, उन्होंने IAS छोड़ के अभी बीजू जनता दल में शामिल हो गया। एक प्रकार से CEO स्टाइल फंक्शनिंग करते हैं, मुख्य कार्यक्रम को वही देख कर रहे हैं और नवीन पटनायक के सारा कुछ चीज वो वही है। वो राइट हैंड माने जाते हैं, उनकी सब कुछ वही है। इसको लेकर बीजेडी के अंदर भी तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन नवीन पटनायक के सामने किसी की हिम्मत नहीं है आवाज खोलने के लिए। बिल्कुल। इस बार बीजेपी ने मौका देखकर बीजेपी को एक विकल्प रूप में पेश करने के लिए कई कसरत की है। ठीक है। उसमें खास करके कि ओडिशा अस्मिता को लेकर बात हुई है, क्योंकि नवीन पटनायक के बाद कौन, क्यों पार्टी में और कोई सामने चेहरा नहीं है, केवल पांडियन है जो एक IAS अधिकारी होकर अभी राजनीति में शामिल हुए जी। तो ये सारे चीजें जो है, जो चीजें बीजेडी के अंदर बात उनके है, अंदर से भी बीजेपी ये कर रही है। ठीक, उनके अंदर से भी विकल्प की कमी है। हम जानते हैं कि चाहे जय पांडा हो, चाहे भर्तृहरि मेहताब हो, ये सब ऐसे बड़े नाम हैं। कभी पिनाकी मिश्र जो है, पिनाकी रंजन, वहाँ पर होते थे बड़े नेता, वो भी साइड लाइन हो गए हैं और उसके बाद ये दोनों ऐसे बड़े बड़े नेता निकल गए। लेकिन एक बात जो इस बार नई दिखाई पड़ रही है शेखर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका ओडिशा में, प्रधानमंत्री ने तो 10 जून की तारीख भी तय कर दी है। और इसको इसलिए भी गंभीरता से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने ऐसा ही छत्तीसगढ़ के लिए कहा था। कोई नहीं कहता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, लेकिन बन गई। और ओडिशा में प्रधानमंत्री यही कह के आए हैं कि 10 जून को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल। देखिए, जो प्रधानमंत्री हमेशा कई इंटरव्यूज में भी कहा है कि जब वो दौरे पर जाते हैं, जब लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, उनको लग रहा है कि ओडिशा अब परिवर्तन की ओर जा रहा है। वो सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, सारा कुछ इसमें है। और लगातार आप देखेंगे जिस तरह बीजेपी नेता ने इस बार चुनाव लड़े, लगातार पीएम का कैंपेन, रोड शो, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा, बाकी अन्य केंद्र मंत्रियों की दौरा, ये सारे चीजें बड़ी इंपैक्ट वहां पे कर रही है जी। और नवीन पटनायक को भी लग रहा है कि इस बार थोड़ा बैकफुट में है, क्योंकि एक लंबा सफर रहा है। देखिए, अगर 5 टर्म आप रहे हैं सीएम, आप सोच लीजिए इसको लेकर कितनी फिटिंग फैक्टर आ जाती है। और एंटी इनकम्बेंसी कई है, क्योंकि उनके अलावा और कोई नाम नहीं है, केवल ये पांडियन के अलावा। इसलिए बात आ रही है, भाई ओडिशा स्थिति की बात बीजेपी क्यों कर रही है? क्या नवीन पटनायक दोबारा जीत के आएंगे तो पांडियन के हाथ में सत्ता सौंप के फिर रिटायर हो जाएंगे? ये बात भी चर्चा में है। इसी बातों को लोगों तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री भी काफी सफलता पाई, क्योंकि बार बार यही बात कहते हैं। देखिए, पांडियन बन सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, कोई भी कहीं भी बन सकता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री, यानी भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि ओडिशा का भविष्य किधर ज्यादा अच्छा। मैं लौटता हूं आपके पास, लौट करके और हम लोग कांग्रेस के सेनापति की भी चर्चा करेंगे और ओडिशा में जो मुद्दे हैं उस पर भी आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। गोल्डी छोले मसाले
जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। Thanks काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में ओडिशा के संग्राम के सेनापतियों की। तो ओडिशा में कभी लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी अब राज्य में तीसरी ताकत के रूप में रह गई है। लेकिन राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पटनायक पार्टी के सेनापति के रूप में चुनावी नैया पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो उनके राजनीतिक सफर पर भी एक नजर। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ओडिशा की एक लोकसभा सीट कोरापुट पर ही जीत मिल सकी थी। ऐसे में इस बार के सियासी समर में साख बचाने की लड़ाई में कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में है शरद पटनायक। एक नजर उनके सियासी सफर पर। शरद पटनायक वर्तमान में ओडिशा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1991 और 1996 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा संग्राम के लिए भाजपा और बीजेडी के बीच कड़े मुकाबले में कांग्रेस को अपने सेनापति के नेतृत्व से आस है। हालांकि इस बार लोकसभा संग्राम में कांग्रेस अपनी साख बचा पाने में कितना सफल हो पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये बात हुई कांग्रेस के सेनापति की और हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, उनसे चर्चा करते हैं। शेखर जी, कांग्रेस कभी सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी, फिर हमने ये देखा कि नवीन पटनायक के सत्ता में आने के बाद भी नंबर 2 पर भी रही, लेकिन उसके बाद नंबर 2 का भी पोजीशन कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अभी भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 2 के पोजीशन पर है। ऐसे में कांग्रेस के रिवाइव की कोई गुंजाइश या कुछ ऐसा आपको लग रहा है? नहीं लालचंद जी, कांग्रेस को लेकर जो बातें वहां पे की जा रही यही है कि कांग्रेस ने कई मौका वहां पे गंवा दिया। क्योंकि जब तक बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन था तब वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन बाद में जब नवीन पटनायक ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ के अलग कर लिए और लगातार जीते आए, उसमें बीजेपी एक ऑपोजिशन स्पेस को पकड़ ली जो कांग्रेस धीरे धीरे करके वेकेट कर ली। और हमेशा माना जाता था जो आदिवासी इलाका है वहां पे कांग्रेस का काफी वहां पकड़ है जी। जैसे कोरापुट, कलाहंडी, बोलांगीर, ये सब जगह माना जाता था, जिसको कहते थे कि ये केबी के एरिया से कोरापुट, बोलांगीर, कलाहंडी। और हमेशा ये कहा जाता कि कांग्रेस की एक अपने आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन लगातार जिस तरह कांग्रेस हाईकमांड ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया उड़ीसा, जब वहां पे 21 लोकसभा सीट है बिल्कुल और असेंबली में 147 सीट्स है, बड़ी बड़ी राज्य है ये। और जिस राज्य बड़ी सुर्खियों में तो नहीं है, लेकिन बहुत उसमें वहां मिनरल वेल्थ ज्यादा है, बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोटेंशियल क्षमता बहुत है, ऐसे राज्य में पॉलिटिकली मुझे लगता है कांग्रेस ने धीरे धीरे स्पेस वेकेट कर ली। उसका कारण वहां का स्थानीय नेतृत्व और उनके बीच में मतभेद और उनके बीच में राइवलरी, हमेशा पीसीसी चीफ को लेकर कई बातें, और हाईकमांड जो जैसे मैंने पहले कहा नजरअंदाज काफी चीजों को जी, जिसकी हालत यहां पहुंची है कि अभी तक
राहुल जी ने शायद 1 मीटिंग या 2 मीटिंग वहां पे किए, एक आध बिल्कुल, रोड शो भी बिल्कुल। किए, लेकिन जितना दम से लड़ना चाहिए कांग्रेस को वो नहीं किए इस बार। और एक बात जो आपने जिक्र किया सर कि जो लोकल लीडरशिप है, मुझे लगता है जेबी पटनायक के बाद कोई बहुत बड़ा नाम वहां से ओडिशा कांग्रेस से राष्ट्रीय फलक पर कम से कम चर्चा में नहीं है। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी एक कमजोरी है। लेकिन बात अगर ओडिशा के इन जो संग्राम के सेनापति हैं उनके लिए अगर चुनौतियों की बात की जाए तो ओडिशा में देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ हो रहे हैं। क्या लगता है कि एक जैसा ये दोनों रिजल्ट आएगा या दोनों रिजल्ट में कोई दो दिशा देखने को मिल सकती है? किन मुद्दों के आधार पर वहां की जनता जो है लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए वोट कर रही है? देखिए ओडिशा के जो वोटर है, क्योंकि साथ में चुनाव हो रहा है, काफी टर्म से चल रहा है ये, तो आपने देखा पिछले बार बीजेपी को 8 सीट पर जीत मिली थी लोकसभा सीट। जी जी, उसमें भुवनेश्वर भी शामिल है। देखिए भुवनेश्वर बड़ा प्रेस्टिजियस फाइट है, लेकिन वहां बीजेपी के अपरजिता षडंगी ने जीता वहां से। और अपरजिता षडंगी एक बीजेपी के बहुत सक्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी रेपुटेशन क्या है कि भुवनेश्वर की विकास में, भुवनेश्वर की डेवलपमेंट काफी काम किया है। बिल्कुल। लेकिन जो बात सामने जो आ रही है, कई जगह पर हमने देखा है कि जो उड़ीसा के वोटर है विधानसभा के लिए बीजेडी को वोट किया और लोकसभा के लिए बीजेपी को वोट किया। इस बार क्या है कि बीजेपी एक विकल्प के रूप में सामने आई है, क्योंकि जब केंद्र की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वहां पे काफी प्रभाव है जी, लेकिन विधानसभा में उनका वोट हमेशा नवीन पटनायक को जाता था। और नवीन पटनायक भी कार्यकाल में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके अच्छी संबंध है। बेशक, मैं मानता हूं आज भी अच्छी संबंध है। इश्यू बेस्ड सपोर्ट हमेशा दिया है उन्होंने केंद्र सरकार को। और आज क्योंकि पहले सीट गठबंधन की बात शुरू हुई थी, लेकिन कई सीटों को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए फैसला हुआ भाई अलग अलग से लड़ेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस की पोजीशन ऐसी रही है कि भाई 3rd पोजीशन की बात हो रही है, कहीं 2nd पोजीशन आ नहीं पा रहे। और क्योंकि बीजेपी इस बार जम के लड़ रही है, ठीक है, और ये विश्वास से लड़ रही है भाई इस बार मौका हमारी लिए, हमें ये पूरा। तो कहीं ना कहीं शेखर सर, क्या नवीन पटनायक के चुनावी राजनीति करियर को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि शायद ये इस साल वाला जो है वो सबसे मुश्किल दौर उनके लिए हो सकता है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता एक दूसरे विकल्प की तलाश कर रही है क्या? बिल्कुल लालचंद जी, क्या है कि अगर कोई भी पार्टी लंबा समय से हो और कोई चेहरा नहीं हो, कोई सेकंड कमांड नहीं हो, तब बात ये आती है। देखिए जो चीजें बीजेपी में ये दिक्कत नहीं है, मोदी जी है लेकिन साथ में उनके सारे मंत्रिमंडल पे बड़े बड़े नेता है, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक, और फिर राज्य में आ जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है। तो कई चेहरे हैं जो लोगों को लगता है भाई कई मतलब आगे पार्टी क्या किस तरह सफर कर रही है, उसमें किस तरह लीडरशिप को डेवलप कर रही है, ये बीजू जनता दल भी नहीं हो पाया या नवीन पटनायक स्वयं आने नहीं दिए। और जो भी नेता उनको लग रहा है वो सक्रिय है, उनके लिए थ्रेट हो सकते हैं, वो पार्टी से उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। जैसे आपने विजयनंद पंडा की बात की, आपने भर्तृहरि महताब की बात, कई नेता निकल के आ गए, पार्टी पे नहीं रह नहीं पा रहे। तो ये सारे देखे, जब एक ही फेस चेहरा है, फिर आप सोच रहे कोई आईएएस ऑफिसर को आप आपके नंबर 2 बना के एक आपके नेतृत्व का विकल्प करेंगे, तब मुझे लगता है कि ये सारे सवाल पैदा होता है कि क्या उस जो आईएएस ऑफिसर टर्न अभी एक राजनेता का रोल निभा रहा है, ठीक है, क्या पूरी अपनी पार्टी की सपोर्ट पूरी मिल पाएगी? ठीक है, ये दिलचस्प तो देखना होगा ही कि नवीन पटनायक जिनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या जनता उनको स्वीकार करती है या दूसरा विकल्प देखती है। और दिलचस्प इस मायने में भी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वहां साथ साथ हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए और ओडिशा का जो चुनावी संग्राम है और उनके सेनापतियों के बारे में बताने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।